गुड। अब से हम सख्ती थोड़ी बढ़ा रहे हैं ऑनलाइन क्लास की। अटेंडेंस का जो मसला आ रहा है वो ख़त्म करना है हमने। कल करते हैं इसको ख़त्म। खैर, एक मिनट। अच्छा, आज हमें नया चैप्टर शुरू करना है। डिमांड सप्लाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म कर लिया। और अगर आपको याद हो, वो जो टेबल हमने था ना, तो इसमें जो आखिरी चीज़ थी, जो टेबल था मेन, इसमें हमने डिमांड सप्लाई के शिफ्ट से प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो हमने पढ़ा था। और वो 9 बॉक्सेस हमने फिल किए थे कि यार किसी कहीं जगहों पे प्राइस वॉज राइजिंग, क्वांटिटी वॉज फॉलिंग, या प्राइस वॉज राइजिंग, क्वांटिटी वॉज ऑल्सो राइजिंग। कुछ जगहों पे वी आर नॉट श्योर कि यार प्राइस के साथ क्या होगा, क्वांटिटी का वी वर श्योर। कुछ जगहों पे वी आर नॉट श्योर कि क्वांटिटी के साथ क्या होगा, वहाँ पे प्राइस का वी वर श्योर के क्या होगा। ठीक है, तो वो टेबल अगर आपको समझ में आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह यू आर डन विद डिमांड एंड सप्लाई। वी आर मूविंग ऑन टू द न्यू चैप्टर विच इज़ इलास्टिसिटी। अच्छा, डिमांड सप्लाई का एक क्विज मैं और लूँगा, वो आपके पास शायद रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी होगा। डेट वार हम बात कर लेंगे उस पर, और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उसको भूलें। ठीक है ना। इलास्टिसिटी हम शुरू करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इसको देखते हैं। एक बार मुझे गो हेड दे देना कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, समझ में आ रहा है, कोई बैकग्राउंड का मसला तो नहीं है, तो ओके लिख के भेज दें, हम शुरू कर दें। ठीक है, थैंक यू। ओके, इलास्टिसिटी को पहले डिफाइन करते कि होती क्या है, फिर हमारे मेन टॉपिक पे आएंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इलास्टिसिटी, तो करती क्या है, इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल। क्या करती है ये, मेजर करती है, मेजरमेंट टूल है किस चीज़ का, रिस्पॉन्सिवनेस का, ऑफ इन अनदर वेरिएबल। तो बेसिकली वी आर स्टेटिंग टू वेरिएबल्स, और हम कह रहे हैं कि जब एक वेरिएबल में कोई चेंज आता है तो हाउ डज द अदर वेरिएबल रिस्पॉन्ड टू अ गिवन चेंज इन अनदर वेरिएबल। ठीक है ना। इट मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल, ये कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है टू अ गिवन चेंज इन अनदर वेरिएबल। एक और वेरिएबल में जब कोई चेंज आ रहा है तो हाउ इज दिस वेरिएबल रिस्पॉन्डिंग, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। वेरिएबल का मतलब एनीथिंग दैट चेंजेस। ठीक है ना। वेरिएबल मतलब एनीथिंग दैट वेरीज विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे हम प्लग इन कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो फॉर एग्जांपल कि हम बोलें कि यार जब व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबलनेस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, टू अ गिवन चेंज इन वेदर, फॉर एग्जांपल। या हम बोलें कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द प्राइसेस ऑफ ऑयल टू अ गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ डॉलर। डॉलर के चेंज होने से व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिवनेस टू द प्राइस ऑफ ऑयल। तो हम बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस पढ़ना चाह रहे हैं। और रिस्पॉन्सिवनेस जो है ना, इट इज़ डिफरेंट रिएक्शन। रिएक्शन और रिस्पॉन्सिवनेस में एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है उसको समझने के लिए हम हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, वो इलास्टिसिटी नहीं है, वो है स्पेसिफिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमारा टॉपिक जो है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसको कनेक्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक से।
जब हमने बात की इलास्टिसिटी की तो हम कह रहे थे कि इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ गिवन चेंज इन अनदर वेरिएबल। जब हम बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, इसको शॉर्ट में हम PED भी कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वी डिफाइन दिस एज द रिस्पॉन्सिवनेस of quantity demanded to a given change in price। ठीक है ना, जैसे इलास्टिसिटी को हमने जनरली डिफाइन किया कि इट्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ गिवन चेंज इन अनदर वेरिएबल। यहाँ पे जो वेरिएबल हमने स्पेसिफाई कर दिया, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड दिस वेरिएबल टू अ गिवन चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने से, दूसरा वेरिएबल प्राइस है, हमारा पहला वेरिएबल क्वांटिटी डिमांडेड है, तो प्राइस के चेंज होने से हाउ डज द क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड, ये बोलना चाह रहे हैं। द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ गिवन चेंज इन प्राइस। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि वी नो द रिएक्शन फॉलो करेगा साथ साथ। अच्छा, यहाँ तक ओके चल रहा है ना सब कुछ, कोई मसला तो नहीं आ गया? इलास्टिसिटी अगेन ठीक है, मैं भी इसको वापस लेके आता हूँ। अभी जैसे डेफिनेशन समझो इसकी, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ गिवन चेंज इन अनदर। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि इफ देयर अ चेंज in the price of dollar, change in the price of dollar, इस वजह से बट हाउ वुड द प्राइस ऑफ ऑयल रिस्पॉन्ड? जो रिस्पॉन्ड कैसा रिस्पॉन्स होगा ना, इसको मेजर करेगा इलास्टिसिटी। और जो रिस्पॉन्स है ना, वो हम देखेंगे कि कैसा होगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा होगा या कम होगा, रिस्पॉन्स कैसा होगा, हाईली रिस्पॉन्सिव है या लो की रिस्पॉन्सिव है, बस थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। बेसिकली इस डेफिनेशन से आगे बढ़ के हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, और उसकी डेफिनेशन में लिख भी दी कि इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। क्वांटिटी डिमांडेड टू अ गिवन चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने से, फॉर एग्जांपल प्राइस हम बोल रहे हैं कि यार कम हो गई है, ठीक है। अब सवाल ये कि हाउ विल द क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि वी नो द रिएक्शन, वी नो कि प्राइस जब भी कम होती है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, ये तो हमें पता है। मतलब ये तो अजम्पशन है इस चैप्टर की कि यू नो दिस रूल, यू नो द लॉ ऑफ डिमांड ऑलरेडी। यू नो कि प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, एंड यू नो कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर रिस्पॉन्सिवनेस से मुराद ये है कि भाई जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड में जो इंक्रीज आएगा वो क्या बहुत ज़्यादा आएगा, या प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड में जो डिक्रीज इंक्रीज आएगा वो थोड़ा सा आएगा? सवाल ये है, व्हाट इज द रिस्पॉन्स? इज द रिस्पॉन्स वेरी इफेक्टिव, और इट इज जस्ट अ रिस्पॉन्स कि यार सही है क्वांटिटी बढ़ेगी बट कितनी बढ़ेगी डजंट मैटर, नेग्लिजिबल अमाउंट बढ़ेगी। बात समझ में? देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, राइट? इवन आफ्टर नोइंग द लॉ ऑफ डिमांड वी आर श्योर देयर कैन बी टू पॉसिबल आउटकम्स फॉर दिस लॉ। क्वांटिटी विल राइज, डेफिनेटली वी नो दैट इट विल राइज, बट हाउ मच विल इट राइज, कितना बढ़ेगी, दिस इज द क्वेश्चन। कितनी बढ़ेगी, इसका आंसर क्या है? बेसिकली यही हमें पूछना है। अगर क्वांटिटी का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है तो हम बोलेंगे यार कि क्वांटिटी इलास्टिक है, बहुत इलास्टिक है। क्वांटिटी का कम रिस्पॉन्स अगर थोड़ा सा है तो हम बोलेंगे इनइलास्टिक है। यहाँ पे बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि हाई रिस्पॉन्स है या लो रिस्पॉन्स है। यू न्यू द लॉ ऑफ डिमांड, तो आपने अगर प्राइस कम कर दी अपने गुड्स की और आप सोचे थे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगी, मज़ा आएगा, लेकिन क्वांटिटी बड़ी सिर्फ थोड़ी सी, कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ आपको। ये बात समझ में आ रही है? सही ना? वी नो द डायरेक्शन, वी नो कि the law of demand states that price and quantity demanded are inversely related,
प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज, बट कितनी बढ़ेगी? बहुत ज़्यादा बढ़ेगी या थोड़ी सी बढ़ेगी? ये हमें इलास्टिसिटी बताएगी। बात करते हैं पहले यहाँ तक बताइए, यहाँ तक डज इट मेक सेंस? बात समझ में आ रही है? यहाँ तक ओके तो ओके लेके भेजें, कोई कन्फ्यूजन है पूछो। जी, अब्दुल अजीज़, अनुषा, हरीबा, हमजा, हसनैन, हरीम, तहा, माज, नवीरा, अशर, सालिम। क्या सीन है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई मसला बता दो। ओके, ठीक है ना? यहाँ तक हमने सिर्फ एक बेसिक सी बात डिस्कस की है कि यार वी नो कि प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ती है, ठीक है ना? इस पर तो कोई फड्डा कर ही नहीं रहा। हम सिर्फ ये पूछें कितनी बढ़ती है भाई, थोड़ी सी बढ़ती है या बहुत ज़्यादा बढ़ती है? सवाल सिर्फ इतना सा, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं कि यार अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हम बोलेंगे यार बहुत इलास्टिक है, हाई रिस्पॉन्स। थोड़ी सी बड़ी हम बोलें यार कोई खास रिस्पॉन्स नहीं है, लो रिस्पॉन्स, मतलब इन इलास्टिक है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको क्वान्टिफाई हम कैसे करेंगे वो मैं दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फॉर्मूला लिख लें। जिन लोगों का मैथ का थोड़ा मसला है तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, आसान फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। PED, इसका मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज। ये चेंज को ना मैं ट्राइंगल से शो करता हूँ। ये ट्राइंगल जो है चेंज बता रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक हो गया। एक बेसिक सा फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज जो है ये निकालना आप सब सीख चुके हैं लेवल मैथ्स में, तब भी मैं रिपीट कर देता हूँ उसको कि परसेंटेज चेंज इसका न्यूमरेटर है और उसका डिनोमिनेटर है, वो कहाँ से आएगा? वो बेसिकली यहाँ से आएगा कि अगर आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा यार परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका क्या था? चेंज डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100। ये करते थे, चेंज कितना हुआ डिवाइड करते थे इनिशियल से मल्टीप्लाई बाय 100। तो चेंज का मतलब ये था कि आप न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, ठीक है ना? चेंज आ गया, न्यू माइनस ओल्ड। पहले इतनी क्वांटिटी थी अब इतनी क्वांटिटी, डिवाइड बाय ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन एनीथिंग। तो अगर क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज है तो न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय द इनिशियल क्वांटिटी विच इज ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। या अगर हम बात करें परसेंटेज चेंज इन प्राइस की तो वो क्या होगा? वही चेंज इन द प्राइस विच इज न्यू प्राइस माइनस द ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय द इनिशियल प्राइस ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना? सेम फॉर्मूला फॉर परसेंटेज चेंजेस, change in prices over the initial price multiply by 100। ये फॉर्मूला कॉपी कर लें, ठीक है ना? ये मतलब जो इसका न्यूमरेटर की वैल्यू थी वो यहाँ से आ रही है इस फॉर्मूले से, और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो यहाँ से आ रही है। ठीक है, कॉपी कर लें इसको जल्दी से, कॉपी करके ओके लिख के भेज दें। कॉपी कर लो, ओके लिख के भेज दो अगर समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो मुझे बताओ। रिपीट कर दें अवीरा? ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। अभी तक अब ये ओके या दोबारा बताओ? मैंने रिपीट किया मेरे ख्याल से, रिपीट मैंने सब ये किया ना। क्वान्टिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी यार, थोड़ी सी बढ़ेगी। हमें ये पता है कि प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ती है, हमें ये नहीं पता कितनी कितनी बढ़ती है। ठीक है ना? इस चीज़ को मैं समझाता हूँ ज़रा सा ना कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रा मैं बताता हूँ।
कितनी बढ़ने का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसकी अटेंशन चाहिए मुझे आपकी। सही है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एनी बिजनेसमैन। क्यों है, ये हमारा टॉपिक भी है, लेकिन इसको मैं थोड़ी ग्लिम्स दूँ आपको कि यार क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लें, ओके लिख के भेज दें। किन लोगों के रिप्लाई नहीं आ रहे, क्या सीन है उनका? कहा हसनैन, मैं रिपीट नहीं करूँगा क्लास में सारी चीज़ें, फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, सुन लो। ठीक है बस, देखिए ये समझा जाए, अपना समझने वाला काम है सारा। मैं आगे नहीं बढ़ रहा अभी, मैं ज़रा एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ। ये जो कहानी है इसको ज़रा समझा रहा हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये समझें। देखिए बिजनेस आप क्यों करते हैं, अब सिर्फ सुनने का लिखने की ज़रूरत नहीं है, सुने। आप बिजनेस करते क्यों हैं? आप बिजनेस करते हैं एक ही रीज़न की वजह से, टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। बिजनेस करने का मकसद हमारे, हम मतलब इकोनॉमिक्स में अज्यूम करते हैं कि आप सब जानवर हैं और सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आपने और कुछ नहीं करना। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ योर मेन एम। प्रॉफिट होता है क्या? प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इनकम कितनी कमाई माइनस खर्चा कितना हुआ, जो बचा वो प्रॉफिट है आपका। ठीक है, ये मैंने शायद क्लास में बताया भी था कि प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप बोलें यार मैं रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ कर दूँ किसी तरीके से कि मेरी इनकम बहुत ज़्यादा हो, या एक और तरीका प्रॉफिट बढ़ाने का, वो क्या है कि आप एक्सपेंसेस को मिनिमाइज़ कर दें। कोई मसला इस चीज़ में? प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एम है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इन बिटवीन टू एम्स। ओके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो एम है, वी कैन डिवाइड द एम इनटू टू पार्ट्स, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन। ठीक है ना, यहाँ तक तो मेक सेंस। जितना ज़्यादा रेवेन्यू उतना ज़्यादा प्रॉफिट, जितनी कम कॉस्ट उतना ज़्यादा प्रॉफिट। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग वी नो नथिंग अबाउट एक्सपेंसेस, वी आर फोकस ऑन रेवेन्यू ओनली। अभी के लिए मैं अपना एम जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से हटा के थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। कि यार मेरा बिजनेस का एम है रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। द मोर द रेवेन्यू द बेटर इट इज, द मोर द रेवेन्यू द बेटर इट इज। सर ठीक आपके है, बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा है। हाँ यार मुझे पता है। अब बताओ, बेहतर है? अब बेहतर है, सब चलेगा? ठीक है ना? जी सर, ओके, बिल्कुल। तो द मोर द रेवेन्यू द बेटर इट इज। आगे बढ़ते हैं। अब इस रेवेन्यू को समझने वाली बात है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट सारी कहानी है। रेवेन्यू का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था, ऑनलाइन ही बताया था शायद। रेवेन्यू मतलब हमारे लिए होती है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है ना, मतलब कि अगर मैंने एक गुड बेचा, मैं कुर्सियाँ बेचता हूँ, एक कुर्सी में बेचता हूँ 100 रुपये की, और मैंने 5 कुर्सियाँ बेची तो मैंने टोटल कितना कमाया? 500 रुपये कमाया। ठीक है, 100 रुपये की मैं कुर्सी बेचता हूँ और मैंने कोई 100 कुर्सियाँ बेच दी तो मैंने 10,000 कमा लिया। ठीक है ना, तो रेवेन्यू होता है प्राइस इंटू क्वान्टिटी। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को भी समझें। रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने के लिए मैं क्या चाहूँगा? मैं ये चाहूँगा यार जितनी ज़्यादा प्राइस मिलेगा उतना अच्छा, क्योंकि प्राइस जितनी ज़्यादा होगी रेवेन्यू उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और मैं ये भी चाहूँगा यार कि क्वांटिटी जितनी ज़्यादा हो ना वो भी उतना अच्छा। मैं बोलूँगा मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस पे मैं मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स बेच दूँ, तब मुझे रेवेन्यू मिलेगा ज़्यादा। ये बात समझ में आ रही है ना? मैं बोलूँगा कुर्सी 100 की नहीं, आप बेचें 200 की, और 100 यूनिट क्यों बेचना।
आवाज़ क्लियर है? बता देना, देख के भेज देना। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कब से, कि यार इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। प्राइस के कम होने से क्वांटिटी पे कितना चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा चेंज आएगा या थोड़ा सा चेंज आएगा, ये बड़ा मैटर करता है फॉर एनी बिजनेस। अगर आप ज़रा गौर करें, हमने पहले ये इस्टेब्लिश किया कि वी वांट टू मैक्सिमाइज आवर रेवेन्यू, राइट। और हमें रेवेन्यू समझ में आ गया क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब हम कह रहे हैं कि रेवेन्यू ज़्यादा तब होगा जब प्राइस ज़्यादा होगी, और रेवेन्यू ज़्यादा तब होगा जब क्वांटिटी ज़्यादा होगी। लेकिन ये दोनों जो हैं, प्राइस और क्वांटिटी, ये आपस में इतने अच्छे ताल्लुकात हैं नहीं इनके। मसला क्या है कि प्राइसेस बढ़ने से हमें पता है क्वांटिटी कम हो जाती है, सिमिलरली प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो आप दोनों वेरिएबल को एक साथ तो बढ़ा नहीं सकते जनरली, ठीक है ना। प्राइस भी बढ़े, क्वांटिटी बढ़े, बड़ा मुश्किल काम है ये। इसके लिए डिमांड का बढ़ना ज़रूरी है। वो आपको याद होगा, डिमांड कर्व जब बढ़ेगी तब विद सप्लाई बिंग कांस्टेंट, तब प्राइसेस भी बढ़ती हैं, क्वांटिटी बढ़ती है। लेकिन जनरली ये रूल है, लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड ये बता रहा है, इसको ज़रा सा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस और क्वांटिटी, तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। इसके आगे मैं रेवेन्यू का कॉलम भी बना देता हूँ, प्राइस, क्वांटिटी एंड रेवेन्यू। आप जो है कुर्सियाँ बेच ना फॉर 100 रुपीज़ ईच, और आप जो हैं बेच पा रहे हैं 50 चेयर्स, तो आपका रेवेन्यू कितना है? 50 मल्टीप्लाई बाई 100 विच इज़ 5000। ठीक है, आपका रेवेन्यू है। अब बीइंग अ बिजनेसमैन, ऑब्वियसली यू वांट द रेवेन्यू टू इंक्रीज, यू वांट रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। तो आप क्या करेंगे? आप प्राइस बढ़ाएंगे या कम करेंगे? ये सवाल है आपसे। प्राइस के साथ क्या करेंगे? आप प्राइस बढ़ाएं या कम करें? इफ़ यू वांट टू इंक्रीज आवर रेवेन्यू, व्हाट शुड वी डू विद आवर प्राइस? शुड वी इंक्रीज द प्राइस और डिक्रीज द प्राइस? ये सवाल है, जवाब लिख के भेजें। प्राइस बढ़ाएं या कम करें? हाँ हाँ, रेस से हो ना। हमजा कह रहे हैं इंक्रीज़ करें, नवीदा भी कह रही है इंक्रीज़ करें, हसनैन भी कह रहे हैं इंक्रीज़ करें, सब कह रहे हैं प्राइस इंक्रीज़ करें तो रेवेन्यू बढ़ेगा। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? चलिए देख लेते हैं करके। प्राइस हमने इंक्रीज़ कर दी, 100 की जगह प्राइस कर दी फॉर एग्जाम्पल 120। ठीक है, प्राइस हमने बढ़ा दिया, हम खुश हैं। लेकिन हुआ क्या कि प्राइस जब भी बढ़ती हैं, क्वान्टिटी फॉल्स, क्वान्टिटी कम हो गई। कितनी हो गई? 40। 40 मल्टीप्लाई 120 कितना होता है? ये होता है 4800। रेवेन्यू तो कम हो गया, पहले आप 5000 कमा रहे थे सुकून से, अब जो है आपसे 4800 कमा रहे हैं। क्या करना चाहिए था? आपका एम तो ये रहना है, आपको प्राइस और क्वांटिटी। कॉस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा था, कॉस्ट की तो हम बात ही नहीं कर रहे। देखो, मैं सबके जवाब देता हूँ बंदा। Whether keep it constant, increase the quantity or नहीं, for the time being we are assuming that quantity will only follow prices, और वो भी इन्वर्सली। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी में चेंज आएगा। ठीक है, आप अपनी मार्केटिंग करके क्वांटिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, अभी आप नहीं कर सकते। अभी आप अज्यूम करें सिर्फ प्राइस के चेंज से क्वांटिटी में चेंज आएगा। ये आप मैक्सिमम मार्केटिंग कर चुके हैं, और ये उस वक्त ये केस है। सेक्टर्स पहले बस कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, प्राइस के चेंज करने से क्वांटिटी में चेंज आएगा। प्राइस कम बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, और आपका एम है रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। तो भाई हम क्या करें? प्राइस बढ़ाएं या कम करें? सर लास्ट से निकालेंगे, लास्ट से निकालेंगे, बिल्कुल ठीक है। हरीम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब्दुल अजीज़ भी यही कह रहे हैं, लास्ट से मेजर करेंगे। बट ये दोनों इसलिए कह रहे हैं, इन्होंने पढ़ा हुआ है, और मुझे ये आंसर चाहिए नहीं। ठीक है, मुझे चाहिए कि आप तुक्के मारें, मुझे चाहिए कि आप कोशिश करें, सोचें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में वी हैव नो इन्फॉर्मेशन। ये तो मैंने पहले कंक्लूड कर दिया ना यार, कि वी नो दैट
प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, कॉस्ट मिनिमाइज करनी चाहिए, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग वी आर फोकसिंग ऑन रेवेन्यू ओनली। कॉस्ट मिनिमाइजेशन एक अलग चैप्टर है, वो हम बाद में देखेंगे A2 में। रेवेन्यू मैक्सिमाइज तो करने पहले, तो क्या करें, प्राइस कम करें या बढ़ाएं यहाँ पे। अब मैं काम करता हूँ, ये वाला केस जो है प्राइस बढ़ा के जो रेवेन्यू आया था उसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप लिख लें उसको भी। अगर हमने प्राइस कम की, फॉर एग्जाम्पल प्राइस कम की, प्राइस हमने कम करके 90 कर दी, तो वी वर हैप्पी कि यार क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, यस इट डिड इंक्रीज, मगर ये फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 51 हुई और कुछ नहीं। 51 टाइम्स 90 कितना होता है, ये बड़ी तो लेकिन सिर्फ 1 यूनिट ज़्यादा बिका। तो 50 90 4500, 4500 प्लस 90 4590, इधर भी तो फिर कम हो गया। बस समझ में आ गया। असल में कथेंगे इसके, जब तक आपको ये नहीं पता हो कि हाउ विल द क्वांटिटी रिस्पॉन्ड, तब तक यू कैन नॉट रियली मेक अ डिसीजन। जब तक आपको नहीं पता कि यार क्वांटिटी का जो रिस्पॉन्स है वो कैसा आएगा, तो थोड़ा सा इंक्रीज हो रही क्वांटिटी, मैंने प्राइस को इतना ज़्यादा गिरा दिया, 10% प्राइस मैंने कम कर दी, क्वांटिटी में सिर्फ इतना सा इंक्रीज आ रहा है, क्या फ़ायदा यार, रेवेन्यू तो कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। अगर इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ यहाँ पे, और आप सोचें अगर मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइस कम होने से अगर क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इस वक्त रेवेन्यू बढ़ रहा होगा, लेकिन प्राइस अगर आपने बहुत ज़्यादा कम की तो रेवेन्यू कम हो रहा होगा। अच्छा, प्राइस कम होने से जो क्वांटिटी बढ़ती है बहुत ज़्यादा, उसको हम कहते हैं क्या, ये है इलास्टिक। और प्राइस कम होने से क्वांटिटी में से थोड़ा सा रिस्पॉन्स आ रहा है, इसको हम कहते हैं इलास्टिक। तो हमने क्या कंक्लूड किया, अगर आप सिर्फ इतनी चीज़ को देखें और अगर ये समझ में आ रही है, तो वह ये है कि भाई जब इलास्टिक होगी ना, जब आपकी पीडी इलास्टिक है, उस वक्त प्राइस कम करने का फ़ायदा है। लेकिन इन इलास्टिक में प्राइस कम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। कि ये बात समझ में आई सिर्फ इतनी सी। तो आपको ये पता होना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो मैं चीज़ें बेच रहा हूँ ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक। उस वक्त आप फैसला ले पाएंगे प्राइस कम करूँ या बढ़ाऊँ। इस वक्त प्राइस बढ़ाने का फ़ायदा था। तो you obviously are very interested to in knowing how will the quantity respond. The response to the quantity is very crucial for the revenue. क्वांटिटी का रिस्पॉन्स मालूम होना बहुत ज़रूरी है, और वो मालूम होने के लिए यू शुड डेफिनेटली नो कि यार आप जो चीज़ बेच रहे हैं वो इलास्टिक है या इलास्टिक। यहाँ तक बात समझ में आ रही तो ओके लगती है भाई, इसको हम फर्दर और कर लेके चलेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे सिर्फ, कोई कन्फ्यूजन है अभी तक तो पूछ लो। अगर यहाँ तक भी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें समझ में आ जाए इलास्टिक पढ़ क्यों है। ओके, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें, थोड़ा समझा दें। ठीक है, देखें इस केस को देखें, ये प्राइस ये क्वांटिटी तो ये रेवेन्यू, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी हम करते हैं तो रेवेन्यू आता है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि 100 प्राइस थी, क्वांटिटी 50 थी, रेवेन्यू 5000 आ रहा था। हमें ये पता था प्राइस कम होने से, हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ है, पता है जब भी हम प्राइस कम करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। ठीक है, तो हमने होशियार हो गए, प्राइस कम कर दी। प्राइस कम करने से क्वांटिटी इंक्रीज तो हुई लेकिन सिर्फ 1 यूनिट बढ़ी, तो रेवेन्यू जो है वो तो कम हो गया। क्यों? क्योंकि इस वक्त इन इलास्टिसिटी थी। अगर हम प्राइस करते 90, 100 से हम प्राइस कम करते 90 और क्वांटिटी 50 से बढ़ के 51 नहीं होती, बल्कि फॉर एग्जांपल हो जाती 60,
19 to 60 5400, इस वक्त रेवेन्यू बढ़ रहा होता। ये कब बढ़ रहा होता? जब इलास्टिक है। क्यों? क्वांटिटी का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। 60 या 80 कर दें इसको आप, तब भी आप देखें कि रेवेन्यू बढ़ रहा होगा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है क्वांटिटी आपकी, ठीक है। तो हमने ये कंक्लूड किया भाई कि प्राइस कम होने से अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, उसको हम इलास्टिक कहेंगे। और प्राइस कम होने से क्वांटिटी अगर थोड़ी सी बढ़ी तो रेवेन्यू कम हो रहा होगा, जैसा कि यहाँ पे कम हुआ, उसको हम इलास्टिक कहेंगे। तो अगर आपको पता है कि आप जो चीज़ बेच रहे हैं वो इन इलास्टिक है, तो आप प्राइस कम ना करें, क्योंकि रेवेन्यू कम होगा प्राइस कम करने से। मेक सेंस? समझ में आ रही है बात? ओके लिख के भेजें, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें, क्वेश्चन मार्क लिख के भेजना का मसला, इसको हम कल दोबारा कर लेंगे। क्लियर हुआ तो ओके लिख के भेज दो। सर किसी इलास्टिक गुड और इन इलास्टिक गुड की एग्जांपल दे दें। हाँ एग्जाम्पल ये हमने कल करना है, ये कल करना है, मैं कल के लिए छोड़ा इसको, ये हमने कल के लिए छोड़ा है। फेवरेबल है, डिपेंड्स, ज़रूरी नहीं है इलास्टिक होना, ज़रूरी नहीं है फेवरेबल है। इसको हम कल कंक्लूड करेंगे इलास्टिक गुड्स कौन से होते हैं, इन इलास्टिक गुड्स कौन से होते हैं। अभी जो हमने पढ़ा है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि यार रेवेन्यू इम्पोर्टेंट है, इसलिए इलास्टिसिटी भी इम्पोर्टेंट है, बस इतना पता होना चाहिए। ये टॉपिक हम रिवाइज करेंगे पूरा और डिफरेंट तरीके से करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक सही है। हम क्लास एंड कर रहे हैं, कल से कंटिन्यू करते हैं क्लास वन के अंदर इंशाल्लाह।